नमस्कार। बदलाव का बजट आपके साथ मैं रश्क गौरी। 2,41,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है और पहली मर्तबा पेपरलेस बजट पेश किया गया है। बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक देखने को मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक है। पहली मर्तबा पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिए जाने की कोशिश और कितना डिजिटलाइज यहाँ पे मध्य प्रदेश इस बजट से होता दिख रहा है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विधानसभा में बजट पेश हुआ है और बजट के फोकस में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आर्थिक गतिविधियां बढ़ाए जाने के लिए कृषि, रोजगार, कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर फोकस किया गया है। तो चलिए इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बदलाव का बजट है और इस बदलाव के बजट के साथ किसको कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है, प्रदेश की जनता कितनी यहाँ पे मुतासिर होती दिख रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल जी आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही जितेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता। जितेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि इस बजट को बेहतर तरीके से शर्मा जी बताएंगे, तो सबसे पहले मैं, क्योंकि अर्थशास्त्री हैं, बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे कि उनकी नजर में ये बजट कितना रहा है, कैसा रहा है। शर्मा जी, डिजिटलाइजेशन के जमाने में पहली मर्तबा ये पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ये पेपरलेस बजट क्या वाकई में मध्य प्रदेश को डिजिटलाइज कर पाएगा? देखिए, जैसे उम्मीद की जा रही है, पूरे केंद्र में भी ऐसे ही हो रहा है कि पेपरलेस बजट बनाया जाए और कम से कम कागज का इस्तेमाल किया जाए। उसको देखते हुए संभावना है और शिवराज सरकार को करना भी चाहिए डिजिटलाइजेशन। जहां तक बजट की बात कहें तो मैं कहूंगा कि कोरोना काल को देखते हुए फिलहाल ये बजट ना तो बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, और कहीं ना कहीं से इसमें कोरोना संक्रमण काल की एक असर दिख रहा है, प्रभाव दिख रहा है। जिस तरह से सरकार ने कई चीजों में अपने मदद देने की कोशिश करी है, आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, उसको देखते हुए लगता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा जिस्ट निकाल के कहूं तो जीडीपी जो हमारी गिर रही है, उस जीडीपी को बढ़ाने के लिए सरकार को 3 सेक्टर्स पे ध्यान देना फिलहाल बहुत जरूरी है। यही था शर्मा जी कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए 3 सेक्टर पर फोकस करने की जरूरत होती है, कृषि पर, उद्योग पर, सर्विस सेक्टर पर। क्या आपको लगता है कि इन जीडीपी को बढ़ाने के लिए इन तीनों सेक्टर पर प्रोमिनेंट तरीके से फोकस किया गया है? देखिए, जहां तक कृषि का सवाल है, कृषि के हालात किसी से छुपे नहीं है और उद्योग के हालात भी किसी से छुपे नहीं है। और साथ में अगर आप कहें सर्विस सेक्टर का, तो सर्विस सेक्टर के भी हालात अभी बहुत अच्छे नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिवराज सरकार को इस आने वाले 1 साल में इन तीनों सेक्टरों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ, कृषि सेक्टर पे सरकार ने बहुत कुछ किया है। आधारभूत संरचना पे भी करना चाहिए, उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। और सबसे मेजर सवाल जो प्रॉब्लम का है वो है बेरोजगारी। उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे। तीसरा सेक्टर जो है वो सर्विसेज है, जिसमें हमारा रियल एस्टेट सेक्टर भी आता है, जिससे एक बहुत बड़ा असंगठित वर्ग जुड़ा हुआ है। तो असंगठित वर्ग को फायदा देने के लिए सरकार को इस क्षेत्र पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इन तीनों सेक्टर में अगर सरकार ने 1 साल में अच्छा ध्यान दिया तो जो हमारे जीडीपी का गिरता ग्राफ है वो बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल। राहुल जी बताइए, क्योंकि आपने शर्मा जी को बेहतर तरीके से सुना है, बजट आपके सामने भी है, जाहिर सी बात है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बजट को आप 100 में से 200 नंबर भी दे सकते हैं। आप बताइए जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाएगा और कैसे जिन 3 पॉइंट्स का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं उन पे फोकस कैसे किया जाएगा? सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस किया गया, बाकी 2 सेक्टर को छोड़ दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश की सरकार ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट पेश किया है, वे वास्तव में जो एक पूरा कोरोना का काल था और उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश कई चुनौतियों का सामना कर रहा था और चुनौतियां बहुत सारी थी, चाहे वो सरकार को
कोविड की महामारी से लड़ना हो, लोगों का व्यापार, लोगों का सुव्यवस्थित चल सके, लोगों के उद्योग जो बंद हो गए थे उद्योग पुनः स्थापित हो सके। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हम लोगों का प्रयास था कि जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ गए हैं, चाहे उनकी किसी तरीके से उनको शिक्षा जो उपलब्ध नहीं हो पाई, उसके लिए भी सुचारू व्यवस्था करनी थी। ऐसा बहुत एक जो काल था, जो संघर्ष का काल था, उसके बाद आज जो बजट पेश किया गया है वो वास्तव में स्वागत योग्य बजट है। वो एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए कदम मध्य प्रदेश के हैं। जिस तरीके से आप चाहे उद्योग की बात करेंगे, नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष राशि का प्रावधान किया गया है और आने वाले समय में चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और अधोर संरचना की अगर हम बात करेंगे तो नगरीय विकास को लेकर पैसों में बढ़ोतरी की गई है और मध्य प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसों की बढ़ोतरी तो इसलिए की गई है क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव तो 2 महीने में खत्म हो जाएंगे अशक जी, 2 महीने में खत्म हो जाएंगे नगरीय निकाय चुनाव मई तक। लेकिन उसके बाद भी तो बजट इन लोगों ने, हमने पूरे वर्ष का पेश किया। आज अगर बजट का प्रावधान होगा तो अगले महीने से बजट की राशि थोड़ी मिलने उपलब्ध। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट है, मध्य प्रदेश के किसानों के कल्याण का बजट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से 4,000 रुपए की बढ़ोतरी प्रत्येक किसानों को दी है। 6,000 रुपए की जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि थी उसको बढ़ोतरी करके 10,000 रुपए की पूरी निधि प्रत्येक मिडिल क्लास फैमिली का क्या? देखिए, मिडिल क्लास फैमिली को इस बजट में उद्योगों के माध्यम से हम नए रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। चाहे वो देखिए मध्य प्रदेश के जो विंध्याचल वैली के प्रोडक्ट है उनको हम लोगों ने आगे बढ़ाने की बात की है। आयुष के माध्यम से कई लोगों को रोजगार देने का साधन इसमें उपलब्ध कराया गया है। जो मृगनयनी है उसको भी हम लोग अच्छे रूप में यहाँ पे युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आयाम है। सिंचाई का रकबा यहाँ पे बढ़ाया गया है और नए जो रोडों का निर्माण है उसके लिए विशेष राशि का प्रावधान इसमें किया गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे कि इस मध्य प्रदेश के बजट में वित्त मंत्री देवराज जी ने आज यहाँ पे कि पेट्रोल डीजल के दावों में कटौती, वैट में कटौती हो जाती है, कुछ टैक्स। देखिए, पेट्रोल डीजल के मामले में अगर आप कहना चाहेंगे, अगर इन लोगों को आरोप लगाना है तो आप मध्य प्रदेश के समीपस्थ राज्य में जो उनकी सरकारें टैक्स ले रही है उनको कम करने की बात करें, उनको टैक्स कम करने की बात क्यों नहीं करती है? मध्य प्रदेश के सिनेरियो में और मध्य प्रदेश के बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम। नहीं तो आप पेट्रोल डीजल के वैट के रूप में अगर राशि सरकार ले रही है तो वो मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के विकास के लिए खर्च हो रही है। मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के लिए खर्च हो रही है वो राशि, ऐसा नहीं है। राहुल जी, आपने पूरे देश का भ्रमण नहीं किया, देश के अन्य राज्यों में नहीं गए शायद, आपको पता नहीं है कि देश में मध्य प्रदेश एक वाहिद ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल बिकता है। क्यों नहीं मानते हैं भाई आप लोग? आप पेट्रोल डीजल के पीछे पड़े हुए, पेट्रोल डीजल के अलावा भी बहुत सारी चीजें, अगर ये पैसा ले रहे हैं तो आप विकास में भी तो खर्च कर रहे हैं ना। आप देखिए ना, जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जनधन योजना हो, चाहे वो श्रमिकों के विकास के लिए जो योजना है, जो मजदूरी योजना हमारी चल रही है, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे कि मध्य प्रदेश के गरीबों का कल्याण के लिए इतनी योजना चल रही है, मध्य प्रदेश के सड़कों की योजना चल रही है, आप उनकी बात नहीं करेंगे। ये आरोप मत लगाइए। कोरोना काल में कितनी जनधन योजना का लाभ किस किस को मिल गया, कितने सामूहिक विवाह? एक सेकंड, आप जब कह रहे हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। कितने सामूहिक विवाह हो गए भाई जो आप कह रहे हैं? नहीं हुए ना, इसलिए प्लीज मैं ये कह रहा हूं कि अगर मध्य प्रदेश में अगर किसी विशेष उसमें प्रावधान राशि का ज्यादा किया गया है तो वो मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के उसमें खर्च हो रहा है, मध्य प्रदेश की योजनाओं में खर्च हो रहा है। मैं इस बजट को देख रहा था जी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सबसे पहली चीज ये समझ में आई, जब केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, जीएसटी मिलने देने को तैयार नहीं है केंद्र, तो आत्मनिर्भर कहना ही पड़ेगा आपको इस बजट को। आज बड़ी खुशी होती यदि शिक्षा के क्षेत्र में उद्योग और सर्विस सेक्टर, जो कि जीडीपी का बहुत बड़ा एक अंग माना जाता है, जीडीपी की विकास की दिशा में असंगठित क्षेत्र के रोजगार के लिए अगर काम किया जाता तो मैं प्रसन्नता होती और मैं इसकी तारीफ करता। लेकिन आप ये देखिए, उद्योग क्षेत्र में क्या दिया इन्होंने, सर्विस सेक्टर में क्या दिया और असंगठित क्षेत्र के लोगों को क्या दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है। केवल झुंझुना बजाने से कुछ नहीं होगा। आप ये देखिए, रेत की बात करी, रेत में रोजगार के अवसर, इस सरकार ने 250 करोड़ रुपए में रेत नीति समेट के रख दी थी, जो कि कांग्रेस की सरकार ने 1450 करोड़ रुपए के आसपास राजस्व बनाया। तो ये तो इनकी रेत में अवसर है।
ये रेत में कैसे अवसर निकालते हैं ये छुपा नहीं है। आपने देखा इन्होंने कैसे ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए जो राशि 10 बराबर किस्तों में भुगतान किया जाना था उसको उन्होंने छोड़ दिया और आखिर में कोरोना की वजह से सारे के सारे ठेकेदार पूरा का पूरा मुनाफा लेके घर चले गए, सरकार कुछ नहीं कर पाई। ये इनके रेत के अवसर है, रेत के रोजगार के अवसर है। आप ये देखिए निवेश लाने की दिशा में आपने कौन सा प्रयास किया इस बजट में। आज हमें खुशी होती कि यदि वेट टैक्स कम करते, पेट्रोल डीजल सस्ता करने का प्रयास करते, समझ में आता आप किसी मध्यम वर्गीय को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने मध्यम वर्गीय को राहत देने की बात कही थी तो भारतीय जनता पार्टी कह रही उद्योग धंधे लगाएंगे। अरे उद्योग धंधे, मध्यम वर्गीय तो आज 2 टाइम की रोटी की जुगाड़ में घूम रहा है, आप उसे उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं। आज खुशी होती है यदि 7.5 लाख कर्मचारी और 4 लाख पेंशनरों के लिए कुछ किया जाता। कब से उनका इंक्रीमेंट बाकी पड़ा है, वो लगातार देख रहे थे बजट में कोई सुनवाई होगी, यहाँ उनकी भी बात नहीं हुई, किसानों की बात नहीं हुई। कर्ज माफी की दिशा में जो पुरानी सरकार ने काम किया था उसी को आगे बढ़ा देते तो आज किसान राहत महसूस करता। पेट्रोल डीजल में वैट कभी कर देते तो राहत मिलती। राहत की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तेल निकालने के सारे काम आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या किया, आपने देखा अस्पताल नहीं है इसमें, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जरूर आपने कुछ करते हुए दिख रहे हैं, जो आपने बजट दिया उससे लग रहा है। अब भोपाल, जबलपुर, इंदौर में कैंसर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। भोपाल में तो ऑलरेडी कैंसर हॉस्पिटल और कौन सा और कैंसर, इसके बजाय यदि ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कई ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दूसरा अस्पताल खोलते तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता की बात होती। पंजीयन शुल्क में यदि कमी करते तो रियल एस्टेट में फायदा दिखता। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बजट आ गया। आप ये देखिए, 1 नेशन 1 राशन, माने अब आप वो जो गांव में गरीब को जो राशन मिलता है उस पर भी आपकी निगाह लग गई। 1 राशन 1 नेशन की बात कर दी आपने। अभी तो वो कम से कम दुकान तक पहुंच पाता था, अब तो उसका राशन बेंगलोर में निकाल लेगा कोई, उसको खबर ही नहीं होगी। तो इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि जिसमें बिचौलियों को फायदा हो जाए। आपने देखा रेत में, मैंने बताया आपको कि किस तरीके वही की वही चीज राशन में लेकर के आ गए। आप देखिए कोरोना में अवसर की तलाश कर रहे हैं। कोरोना में आपने देखा किस तरीके से भुगतान किया गया, निजी चिकित्सालयों को भुगतान किया गया 30 करोड़ ऐसे ऊपर का, तो इन्होंने 30 करोड़ 70 लाख रुपए का तो काला बांट दिया, पता नहीं चला किसके घर काला पहुंचा। इस तरह के अगर अवसर तलाशने का मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही तो तारीफ करना पड़ेगी कि वो अपने और अपने कार्यकर्ताओं और अपने साथियों के विकास की बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मध्य प्रदेश के किसी भी नागरिक को फायदा पहुंचाने की बात हो। अभी मैं देख रहा था महिलाओं के साथ कितने, आपने भी देखा, आपके चैनल भी लगातार उठाता है, महिलाओं के साथ किस तरीके से दरिंदगी हो रही मध्य प्रदेश में। 13 रैप रोजाना हो रहे हैं। उसको देखने की दिशा में कुछ एक स्क्वाड बनाते हैं, कुछ पुलिस व्यवस्था में एक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, समझ में आता मध्य प्रदेश के लिए काम हो रहा है। आपने जो चीजें बताई वो आम आदमी के तो ऊपर से निकल रही। एमएसएमई के लिए क्या किया आपने, कहीं हमें दिखा नहीं, हम पूरा बजट सुन चुके। एमएसएमई नदारत, किसान नदारत, रोजगार के अवसर नदारत, सर्विस सेक्टर में कुछ नहीं। कैसे तारीफ कर दी जाए इस बजट की। ठीक है, तारीफ नहीं करेंगे तो बुराई भी नहीं, बुराई के लिए तो कई चीजें हैं कि मैं आ रही हूँ आपके पास राहुल जी। अग्निहोत्री जी, हम सुन रहे हैं, दोनों प्रवक्ताओं को भी हमने सुन लिया, और जिस तरह से यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि बजट है, मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं। ओवरऑल आपकी नजर में आप कितने मार्क्स इस बजट को दे रहे हैं? देखिए, मार्क्स की बात तो मैं बाद में करूंगा, मतलब अंत में करूंगा। लेकिन आज बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने जिस तरह से बड़ी उम्मीदें जताई और बड़ी उम्मीदें जगा भी दी पूरे प्रदेश के लोगों की कि बड़ा अच्छा बजट होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जिस समय वित्त मंत्री मीडिया को ये कह रहे थे कि बड़ा उम्मीदों वाला बजट होगा, तभी मुझे समझ में आ रहा था कि दरअसल कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए होने जाने वाला नहीं है रश्क, क्योंकि ये पूरा का पूरा बजट जो है कोविड-19 के संक्रमण से ग्रस्त बजट है। मेरा तो कहना ये है ना, कोविड-19 से संक्रमित बजट है। ना कोई लिया ना कुछ दिया, कुछ भी नहीं किया, इस तरह की हालात है। और सबसे जो जरूरी है कि यथास्थितिवादी बजट में इसको कहूँगा कि यथास्थिति जो थी वैसी की वैसी स्थिति बना करके रखी गई है। तो कोई नयापन, कोई नई चीज कोशिश की है हर क्षेत्र को छूने की, लेकिन केवल जिसको कहते हैं बाउंड्री छू के आ जाना, खो खो में, कबड्डी में,
उस तरह की स्थिति हुई कि हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है। देखिए, निर्मला सीतारमण के बजट में फिर भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का एक प्रयास नजर आता है, लेकिन मध्य प्रदेश के बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है ये एक जुमला जैसा ही प्रयोग किया गया। कोई ऐसा प्रयास आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हम तब कहेंगे जब आप केंद्र सरकार से कोई लोन नहीं लेंगे और ये मध्य प्रदेश को ऋण लेने की जरूरत न पड़े केंद्र सरकार से या किसी और बॉन्ड वगैरह के माध्यम से, तब कहेंगे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। लेकिन उस ओर बढ़ते हुए भी इस कदम जो है इस बजट में नजर नहीं आते कि आत्मनिर्भरता की तरफ कोई विजन इसमें पेश किया गया हो। कोशिश जरूर हुई है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा है जैसे बाउंड्री छू करके आना, उस तरह का प्रयास किया गया है। तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इसमें नजर नहीं आ रहा है। आर्थिक स्थिति की तरफ भी देखिए। हाँ। अभी जो कल जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ उसमें तो साफ पता चल रहा है कि बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई दृष्टि है क्या इस बजट में? उसके लिए भी कोई दृष्टि नजर नहीं आ रही। तो मार्क्स की यदि आप कहेंगे तो 10 में से मैं इसको 4 या 3 मार्क्स जो है देने की कोशिश करूंगा। वो भी अभी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि पूरी तरह से बजट अभी पढ़ नहीं पाया हूं, ये बात सही है। लेकिन जो दिशा उसमें जो नजर आ रही है वो कोई दिशाहीन बजट जिसको कहेंगे, निराशावाद जो है वो इससे पैदा हो रहा है। यथास्थिति रखने की कोशिश की गई है। और जो रेवेन्यू है, जो उम्मीद की गई थी पिछले बजट में कि इस साल कितनी रेवेन्यू प्राप्त होगी, वो भी 5% से कहीं ज्यादा 5.05% रेवेन्यू भी कम हुई है। लेकिन फिर भी उम्मीद जताई गई है कि ऊर्जा क्षेत्र में जो सुधार किए जाएंगे, जो करने का योजना है, उससे इनको 33% रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये सब आंकड़ेबाजी है, जगलरी है आंकड़ों की। उससे कुछ होना जाना मुझे लगता नहीं, क्योंकि इस 21-22 में कोई बहुत ज्यादा उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए इस बजट से हासिल कर पाएगा प्रदेश, उसकी भी नजर जो है दूर दूर तक मुझे आ नहीं रहा। बस मैं निराश हूँ। अग्निहोत्री जी तो निराश है शर्मा जी, और 10 आउट ऑफ 3 उन्होंने मार्क्स दिए हुए हैं। कर्ज की बात यहाँ पे अग्निहोत्री जी कर रहे थे, और मेरा आत्मनिर्भर तब बनेगा राष्ट्र जब हम कर्ज लेना बंद करेंगे, कर्ज लेना बंद कर देंगे। शर्मा जी, कर्ज लेना बंद कर देंगे तब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से पूरा पैनल इस बात से एग्री भी करता होगा। बड़ा सवाल यह है कि FRBM एक्ट के तहत मतलब कर्ज में तमाम चीजों में कमी लाने की कोशिश की जाती है, और क्या नहीं लगता है कि इस मर्तबा मतलब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है या इसका सही उपयोग हो रहा है? बहुत सही सवाल किया। मैं अपने दर्शकों को और चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। 2003 में NK सिंह साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें FRBM को लेकर के, इसका कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसका बनाने का उद्देश्य यही था कि कम से कम राजकोषीय घाटा में कमी आए, स्टेट ऐसा मैनेज करे कि उसको बहुत कर्ज ना लेना पड़े। वो भी सीमा से बाहर जा रहा है, वो भी सीमा से बाहर जा रहा है। जो मैं अभी बोलने वाला था अग्निहोत्री जी के पॉइंट के ऊपर ही मैं बोल रहा था कि आज शर्मा जी उस पर एक अलग से स्टेटमेंट देंगे वित्त मंत्री। हाँ, ऐसा उन्होंने आज हाउस में कहा था। अब राजकोषीय घाटे की बात कर लें। अब मैं पूरा बजट पढ़ लिया हूँ 142 पेज का। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सरकार ने व्यय बताया, अलॉटमेंट बताया, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि आत्मनिर्भरता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है आय का स्रोत। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी आय जनरेट करने के लिए किस सोर्स का उपयोग करने का कहा। एक छोटा सा पॉइंट मुझे पर्यटन का दिखा। पर्यटन का पिछले 10 साल से, मैं पर्यटन पे 10 साल से घूम रहा हूं, कई स्टेट्स में घूम चुका हूं, इवन छत्तीसगढ़ में मैं गया हूं, वहां पे भी मैं देखा है हर स्टेट में, केरल खास तौर से जो है वो पर्यटन से होने वाली आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को मिलता है। यहां मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन में इतना छोटा अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, इतना छोटा वर्णन किया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पर्यटन को लेकर के ये लोग इतने गंभीर क्यों नहीं है। आय का स्रोत मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या है आपके आय का स्रोत, जो आप इस आय के स्रोत से सरकार को या अपने शासन को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।
बजट का एक बहुत छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल है। बजट बनाया इसलिए जाता है कि खर्च कितना होगा, आय कैसी होगी, बचत कैसी होगी, घाटा कम से कम कितना होगा। उस चीज में मैं देख रहा हूं कि ये अलॉटमेंट व्यय इसमें इतना दिया, इसमें जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा में 15,000 करोड़ का प्रावधान है। देखिए, 3 चीजें जो है वो हमारा संविधान के अनुसार हमारा बेसिक राइट है, हमारा बुनियादी हक है कि हर नागरिक को शिक्षा अच्छी मिले, हर नागरिक को स्वास्थ्य अच्छा मिले, हर नागरिक को रहने की जगह मिले। हाँ। इन तीनों पॉइंट पे मुझे सिर्फ एक जगह लगता है कि सरकार कृषि कृषि कृषि, अब मुझे ऐसा लगता है कृषि बिल को लेकर के इतने फोकस हो गए हैं, वो भी नाम लिया केवल। हाँ, वो भी नाम लिया, और कृषि को लेकर के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कृषि ही इस देश को है, बाकी मीडियम क्लास जो है, बाकी मध्यम वर्गीय, छोटा वर्ग, अल्प मध्यम वर्गीय, इनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि हम सब कृषि को सब कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप एजुकेशन की स्थिति आज क्या है ये आप और मैं सब जानते हैं, और सबसे बुरी स्थिति आज के डेट में। आप देखिए ना शर्मा जी, 5,000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी एक साल में बस, मात्र। और हेल्थ को लेकर के अगर आप देखिए, आपने 15,000 करोड़ का बजट दिया, कोविड में कितना डिसबर्समेंट हुआ ये सबको पता है, कोविड में क्या हाल रहे। आने वाले समय में हम ये बोल ही नहीं सकते कि कोविड खत्म हो गया, आने वाले 21-22 में भी आपको कोविड का सामना करना है, और उसको देखते हुए आप हेल्थ पे कितना बजट दे रहे हो, हॉस्पिटल्स पे कितना दे रहे हो, ये 3 चीजें रश्मि मैडम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंट में सरकार से प्रश्न पूछता हूं, मेरे बगल में बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, मैं खुद इनसे जानना चाहूंगा कि ये मुझे, हमारी पैनल को और दर्शकों को बताएं कि सरकार ने आय का स्रोत क्या रखा है कि 21-22 में हम इतने 1,000 करोड़ की आय प्राप्त करेंगे। ग्रांट मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, लोन ले रहे हैं। और दूसरा सवाल, FRBM एक्ट के तहत जो राजकोषीय घाटा कम करने के लिए कर्ज की बातें कर रहे हैं, उस पर सरकार क्या सवाल उठाएगी, ये मैं प्रयास करेगी, ये मेरा सवाल है। शर्मा जी के सवालों का भी जवाब दीजिए, और साथ ही क्योंकि शर्मा जी ने यहाँ पे पर्यटन नीति का जिक्र किया था राहुल जी, तो मेरा भी आपसे सवाल है कि जिस तरह से आपने आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव उपलब्ध कराने के लिए होम स्टे एवं ग्राम स्टे विकसित किए जाने का प्रावधान किया जाएगा, ये कैसे होगा? इसमें सरकार किस तरह से सहायता उपलब्ध कराएगी, ये किस तरह का प्रारूप रहेगा, थोड़ा इस पे भी फोकस डालिए। देखिए, जिस तरीके से आदरणीय शर्मा जी ने भी जो बात कही है, देखिए पहली बात तो यह है कि आय के बहुत सारे सरकार के पास जो साधन हैं उनकी हो सकता है कि इसमें कहीं वर्णन नहीं किया गया हो, लेकिन चाहे वो खनिज का मामला हो, चाहे वो पर्यटन का मामला हो, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर है, चाहे वो राजस्व प्राप्ति का मामला हो, इन बहुत सारे सेक्टरों से आय का अर्जन होता है। जैसे 1,000 कुछ करोड़ रुपए का तो प्रावधान मुझे अभी खनिज के सेक्टर में इस बजट में दिखा था, और भी बहुत सारे राजस्व प्राप्ति का माध्यम भी इसमें दिखा था। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें से आय की प्राप्ति का साधन जो है इस बजट में किया गया है। और आदरणीय कांग्रेस के हमारे भाई प्रवक्ता जी हैं जितेंद्र मिश्रा जी, वो अभी कह रहे थे कि जिस तरीके से MSME में चाहे बात कर ली जाए, तो आप इसके पिछले दिन देख लीजिए कि निवेशकों को जो 600 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया जाता था, वो इस बजट में बढ़ा के निवेशकों को 1,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में वो दिया जा रहा है। और चाहे वो रेत की बात कर लें, आपने इस मध्य प्रदेश में जो एक माफिया राज खत्म हो गया था, माफिया राज को खत्म करके आपने सभी जो रेत की खदानों का था वो केंद्रीकरण कर दिया, और बड़े बड़े ठेकेदारों का कब्जा उसमें आ गया। चाहे आप शराब नीति की बात कर लें, आप देखिए शराब नीति जो एक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी, जिसके तहत अच्छे दामों पे लोगों को कहीं भी कोई एक पूल नहीं बन पाता था, कहीं कोई एक माफिया राज नहीं बन पाता था, इन लोगों ने माफिया राज पनपा दिया, चाहे वो रेत के मामले में हो, चाहे वो शराब के मामले में हो, सिर्फ इसलिए कि इनकी कहीं ना कहीं प्रलोभन था। लेकिन आज मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये व्यवस्था खत्म हुई है, और आने वाले समय में नीतियों में भी बदलाव होगा, चाहे वो रेत की नीति हो, चाहे वो शराब की जनता पार्टी की सरकार। राहुल जी, इससे पहले भी 15 साल तक रही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी, चाहे वो रेत में कह लीजिए, हमने जो छोटे छोटे जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, चाहे वो पंचायत रहती है, चाहे वो तहसील रहती है, उसमें पंचायतों को हमने रेत खनन का अधिकार दे दिया था। ये होम स्टे और ग्राम स्टे विकसित किए जाएंगे, ये कैसे, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, ये अब इसमें जो होम स्टे और ग्राम स्टे की आप बात कर रही है, इसमें और मैं अभी ब्रीफ में पढ़ के आपको, इसमें मैंने अभी पढ़ा नहीं है बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं और ये कैसे किए जाएंगे, इसको मैं और विस्तृत रूप से पढ़ के आपको बता पाऊंगा कि ये इनकी योजना में आगे क्या किया जाएगा।
अच्छा, ये भी है कि ग्रामीण विद्यालयों का 100% विद्युतीकरण आगामी 3 सालों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय रहते हैं, जो उनमें हाँ। सुनिए, आप पहले सुन लीजिए। तो मिशन मोड में है, पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूलों में जरूरी फर्नीचर की आपूर्ति आगामी 3 सालों में किए जाने का लक्ष्य। मतलब 15 साल आप सत्ता में रहे, 1 साल अभी फिर हो गया है, 16 साल से ज्यादा का वक्त आप लोगों को हो गया और अभी तक आप लोग स्कूलों में फर्नीचर ही उपलब्ध नहीं करा पाए, विद्युतीकरण की व्यवस्था ही नहीं करा पाए। ये मत कहिएगा कि 1.5 साल में कांग्रेस ने सब ठप कर दिया। देखिए, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। हर बार प्रयास ये रहता है, सरकार कहते हैं कहीं कोई चीज अगर छूट गई है तो हम उसे और आगे वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सर सुनिए ना, 3 साल का लक्ष्य सर, कैन यू इमेजिन? 1 साल पूरे कोरोना पीरियड में चाहते तो आप लोग ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अगर सरकार ने कोई लक्ष्य अगर छोटा करके उसे बड़ा लक्ष्य लिया है तो उसको करने के लिए समय भी चाहिए सरकार के पास। तो इसीलिए अगर लक्ष्य बड़ा है तो वो समय भी बड़ा लगता है। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप चाहे विद्यालय की बात कर लेंगे तो वहां पे जो बिजली की समस्या लेती है, लोगों को, जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को फर्नीचर की उपलब्धता कराने की वहां पे जो मांग रहती है, तो उसको अगर सरकार ने कोई प्रावधान किया तो इसके लिए तो स्वागत करना चाहिए सभी को। स्वागत योग्य है, लेकिन इतना विलंब क्यों सर? मेरा सवाल नहीं विलंब ये कि जो स्कूल छूट गए, रचक जी, जो स्कूल छूट गए हैं उनको इसमें लिया गया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहले नहीं किया, अभी प्रावधान कर रहे हैं इसमें। जितेंद्र जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज तो आपने देखा कि मेरे बगल में वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी बैठे, रमेश शर्मा जी भी अनेकों बजट देख चुके हैं, अग्निहोत्री जी ने भी अनेकों बजट देखे, लेकिन आज जो प्रतिक्रिया आई वो आपने सुनी। मतलब तारीफ करने का एक भी बिंदु समझ में नहीं आ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि आपकी अदूरदर्शी नीति। अरुण जेटली बहुत अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं इस देश में, लेकिन अर्थशास्त्री के भरोसे ही देश चलेगा। आपने उनको वित्त मंत्री बनाया, उनके साथ में 10 सलाहकार मंडल का एक मंडल होता है जिसमें 10 अर्थशास्त्री होते हैं जो सलाह देते हैं। आपने अकेले एक अरुण जेटली के भरोसे पूरी अर्थव्यवस्था सौंप दी। अब दूसरे वित्त मंत्री जो केंद्र ने बनाए हैं, जब उनसे कहा गया कि प्याज की कीमतें महंगी हो रही, गरीब के पास पहुंचना मुश्किल है, तो कहते क्या है कि हम तो प्याज खाते नहीं, हमें क्या लेना देना इन सब चीजें। इस तरह के गैर जिम्मेदार लोग यदि पद पे बैठेंगे, निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था इसी तरह आपको गिरती हुई दिखाई देगी। आप ही बताइए, आप ये कह रहे हैं कि उन्नयनीकरण की बात, स्कूलों में फर्नीचर पहुंचाएंगे, विद्युतीकरण करेंगे। स्कूल नहीं है, और स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। 15 सालों में अगर आप ये कहते हैं बजट में कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, अभी रमेश शर्मा जी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान में बुनियादी जरूरतें होती हैं हमको। आप आज 15 साल सरकार में रहने के बाद ये कह रहे हैं कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। मतलब आप इस प्रदेश को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पाए 15 साल की सरकार हो। इससे बुरी बात और क्या होगी? आप राजस्व प्राप्ति की दिशा में आप कह रहे हैं कि विकास करेंगे, जबकि आपके पास घाटे की बात कर रहे हैं। आप किसान से बैठ के बात की, कोई किसान संगठनों से बैठ के बात करते हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या जरूरत है, किस तरीके से बजट लाया जाए, तो किसान संगठन बताते हैं। व्यापारी संगठनों से बैठ के बात करते हैं तो वो बताते हैं कि साहब हमारी ये समस्या है, ये इसमें सुधार कीजिए। रियल सेक्टर जो कि ठप पड़ा है, उनके प्रतिनिधि से बात करना था, लेकिन करें क्यों? मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक राजा ने एक बांसुरी बजाने वाले को बुलाया अपने पास, उसने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई, तो उससे कहा कि इसको 1 लाख रुपए का इनाम दे दो। थोड़ी देर बाद उसने दूसरा जो गाना बांसुरी पे बजाया तो कहने लगे 2 लाख का इनाम दे दो। राजा खुश, बांसुरी वाला भी खुश हो गया। जब वो महीने भर तक उसके पास इनाम नहीं पहुंचा तो वो राजा के पास आया, उसने कहा साहब इनाम तो मिला नहीं। राजा ने कहा कैसा इनाम? तुमने बजाया, मेरे कानों को अच्छा लगा, मैंने इनाम बोला, तुम्हारे कानों को अच्छा लगा, दोनों खुश। काय का इनाम, कैसा इनाम? तो इस तरह से अगर आप चलेंगे, सिर्फ खुश करने के लिए घोषणाएं करेंगे, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। और निश्चित के अग्निहोत्री साहब ने भी कहा 3 से ज्यादा देने के नंबर की दिशा में नहीं है, दिशाहीन बजट है, निराशाजनक बजट है। मतलब आप लोगों को तो मौका ही नहीं मिला ना। नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर मौका मिलता तो निश्चित तौर पर हम आपकी प्रतिक्रिया लेते, अर्थशास्त्री बैठे उनकी प्रतिक्रिया लेते, और हम साहस के साथ स्वीकार करते अगर हम अच्छा बजट नहीं दे पाते तो।
कह देते हैं लेकिन प्रतिक्रिया लेने या सुझाव लेने आता कोई नहीं, और अगर सुझाव दे भी दिया जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कैसी बात कर रहे हैं रश जी? क्या आमंत्रित नहीं किया जा रहा था प्रतिनिधिमंडलों को? व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मिलता, अपनी समस्याएं बताता, उस दिशा में सरकार को प्रयास करना था, किसानों को, संगठन को, प्रतिनिधियों को बुलाना था। हिंट तो लंबे वक्त से मिल रही थी कि सरकार जाने वाली है, आप लोग समय रहते चेते ही नहीं, तो आप लोग अरे बाबा हम तो बिल्कुल, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम तो सरकार में नहीं। देखिए रश जी, आज बात हो रही है इस सरकार के बजट की, हमसे जो हुआ, हमारी सरकार कैसे गिरी वो छुपा नहीं है, लेकिन आज बजट की बात हो रही 15 साल पुराने और 1-1.5 साल आपके पास नया, उस बजट की बात कर रहे हैं। उसमें तो कम से कम किसान प्रतिनिधि, व्यापारी प्रतिनिधि, एमएसएमई से बुला के बात तो की जा सकती थी। बिल्कुल की जा सकती थी, लेकिन मेरा तो यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि मैं वक्त वक्त पे चीजें याद दिला दूं। अग्निहोत्री जी, यहाँ पे जिस तरह से बजट पेश किया गया है तो कहा गया है कि सरकार ने गौड़ खनिज नियमों में संशोधन कर 31 गौड़ खनिजों के लिए निजी भूमि पर भूमि स्वामी अथवा उसकी सहमति धारक को अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्र का उत्खनन पट्टा आवेदन के आधार पर स्वीकृत करने का प्रावधान किया है। तो पहले क्या हो रहा था, फिर इसमें क्या नया? फिर नया कुछ भी नहीं है, ये पहले भी था, ये पहले भी था। वही, इसमें नया क्या है? देखिए, घूम फिर करके बात वही आ जाती है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कोशिश की है कि हर क्षेत्र को छुआ जाए। थोड़ा जो जोर लगाया गया है वो ऊर्जा के क्षेत्र में, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत कुछ किया गया, हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है। बस दिक्कत यह है कि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ। कोरोना की वजह से जो उम्मीद की जा रही थी कि रेवेन्यू आएगा, वो सरकार का रेवेन्यू नहीं आया। तो वो चूंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और खजाना ये पहले से ही खाली करके गए थे कि अब तो यदि कांग्रेस की सरकार आई तो वो भुगतेगी, लेकिन फिर बीच में तख्ता पलट हो गया, तो जो करके गए थे वो इनके सर पड़ा और उसके बाद फिर कोरोना आ गया। यहाँ पे वित्त मंत्री शुरुआत करते हैं कि उनको खजाना खाली मिला, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि खजाना तो खाली करके गए थे, तो जब खाली करके गए थे तो खाली ही मिलना था, तो फिर इस बात से बजट की शुरुआत करने का तात्पर्य मुझे समझ आएगी है। पिछली सरकार पे डाल दिया जाता है, रश की है, रस्मत आएगी है। नहीं, मैंने कहा ना कि दरअसल जो ये करके गए थे, सरकार में आए थे, ये भी डालते थे। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी पिछले चुनाव में कि जो कुछ किया गया है उसके हिसाब से यदि कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो क्या स्थिति रहेगी खजाने की, वो जो की गई थी वो इनके सर आ गया तख्ता पलट होने की वजह से, तो उसको अब भुगतना। तो बीच में कोरोना आ गया, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ, जीएसटी का पैसा जो राज्य सरकारों को मिलना था, जो मध्य प्रदेश को भी मिलना था, तो जीएसटी का पैसा भी केंद्र से नहीं मिला। एक आश्वासन जरूर केंद्र सरकार ने दिया कि आपको जो जीएसटी का पैसा हमें देना है उसके अगेंस्ट हम आपको 4,500 करोड़ रुपए लोन दे देंगे। हालांकि ये लोन नहीं कहलाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जीएसटी के अगेंस्ट जो उनको पैसा मिलना है उसको लोन के रूप में कैसे देंगे, सब्सिडी के रूप में दे तो समझ में आता है। लेकिन वित्त मंत्री का ये कहना थोड़ा हास्यास्पद सा लगा कि केंद्र सरकार जीएसटी के पैसे के अगेंस्ट में उनको 4,500 करोड़ रुपए खुद के प्रदेश का लोन पैसा के रूप में देने के लिए और मिल रहा है, उसको भी हम लोन के तौर पर ले रहे हैं। लोन कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री ने जो कहा वो शायद ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उन्होंने क्यों कहा इस तरह से। इसका जवाब राहुल जी से ही ले लेते हैं। राहुल जी बताइए, ऐसा क्यों कि भाई प्रदेश का ही पैसा था, प्रदेश को ही मिलना था, तो उसको लोन के तौर पर बोलना या कहना कितना उचित है? नहीं, देखिए, लोन के तौर पे कहना या अभी इसमें जो प्रावधान किए गए हैं लोन आप समझ रहे हैं ना? हाँ, लोन की भाषा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, लोन की भाषा नहीं, आप लोन ही ले रहे हैं, मतलब जो हमारा लोन नहीं है एक्चुअली। उन्होंने कहा कि जीएसटी का जो पैसा केंद्र सरकार को राज्य को देना है उसके अगेंस्ट हम 4,500 करोड़ रुपए आपको लोन दे देंगे। लेकिन लोन के शब्द का उपयोग गलत है, जी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो जीएसटी हमारे जो केंद्र सरकार से मिलने वाली उसके अगेंस्ट में जो पैसा लिया गया है, तो वो सही शब्द होता है टॉपअप लोन। टॉपअप बढ़ा दिया गया हो, जिसको अगर मतलब इसको कहा जाता है अर्थ की भाषा में, इसको कहते हैं टॉपअप लोन। शर्मा जी, टॉपअप भी नहीं है, ये टॉपअप भी नहीं है वो। आपकी संपत्ति को गिरवी रख के दिए जाने वाले लोन को टॉपअप कहते हैं। रश्कि जी, मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। जी, आपका मैं वो पॉइंट लूंगी सर, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ही है कि जिस तरह से हम एफआरबीएम एक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में इस बजट में एफआरबीएम एक्ट का पालन किया गया है? और साथ ही
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्ज लेने का एक नायाब तरीका और आसान तरीका इस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2014 में भी यही किया गया था, जेटली साहब के समय भी यही किया गया था। एंगे सिंह के कमेटी का जो उन्होंने राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य रखा था वो 14 में भी पूरा नहीं हुआ, 15 में भी नहीं हुआ। और इस FRBM एक्ट के तहत शायद, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन शायद सरकार कर्ज लेने का एक नया रास्ता और बना रही है राजकोषीय घाटे के नाम पे, FRBM एक्ट के नाम पे। अगर वो कर्ज लेती है तो फिर मैं आपको दावा कर कह सकता हूं कि फिर अगर 2 लाख से ऊपर कर्ज हुआ तो जो इन्होंने लक्ष्य रखा है 21-22 के लिए, उसको पूरा करना काफी कठिन होगा। क्योंकि अभी जैसे इन्होंने कहा कि शराब से आय बहुत होती है। अभी जब मैं देख रहा हूं पॉलिटिकली जो है उमा भारती शराबबंदी पे दबाव डाल रही है, शिवराज जी वो तो यूटर्न ले लिया उन्होंने। अब वो अगर मान लीजिए शराबबंदी वाली बात निकली है, शराबबंदी का 0.01% भी अगर चांस लगा कि नहीं साहब सरकार शराबबंदी कर देगी, तो फिर आय का कोई स्रोत नहीं है। पर्यटन आपका कमजोर है, एग्रीकल्चर में आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, उद्योग पे कितनी उम्मीद कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पे कितनी उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि सरकार आज भी वो गलत काम कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए, वो है एक्सटेंशन टू द रिटायर्ड सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप एक्सटेंशन देते जाएंगे रिटायर्ड लोगों को तो नए लोग कहां से रोजगार में आएंगे। आज ही अखबार में छपा है, लोगों ने आपत्ति उठाई है कि लोग रिटायर होता नहीं होता उसके पुनर्नियुक्ति के रास्ता बना देते हैं। अगर 60 के बाद भी 62 के बाद भी अगर वही व्यक्ति जॉब में आता है तो नए बच्चे कहां से आएंगे, तो आपका रोजगार का वो रास्ता भी बंद हो गया। अब ये कर्ज की बात को खत्म करके अगर आप अनुमति दें तो मैं एक पॉइंट और बोलूंगा जो अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। जल जीवन मिशन 2023, इसके तहत इन्होंने कहा हर घर में पानी। आपको पता है मध्य प्रदेश में पानी की स्थिति है, रिजर्वायर कितने काम कर रहे हैं। 18 मार्च 2018 को कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने विधानसभा में सवाल उठाया था कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन उसके रिजर्वेशन को लेकर के आपके पास क्या नीति है, क्या आप अवैध रूप से जल उत्खनन करने वालों पे कोई रोक लगाते हैं। तो उस समय की तत्कालीन मंत्री माया सिंह महोदया ने विधानसभा में यह जवाब दिया था कि ऐसी कोई नीति नहीं है, हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है। आज मध्य प्रदेश की जल को लेकर के भयानक गंभीर स्थिति का सामना मध्य प्रदेश को करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हर घर में जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाना, ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं, शायद अग्निहोत्री जी भी तय करेंगे कि हम अगले 23 में या 24 में जब मिलेंगे, अब हर घर में अगर नल मिल जाए तो मैं इस सरकार को 10 में से 9 नहीं 10.5 नंबर दूं अगर 2023 तक जल जीवन मिशन पूरा हो जाए। ये सरकार जो कमिटमेंट की है, मैं तो राहुल भाई से भी कमिटमेंट चाहता हूं कि अगर आपके पास स्टॉकेज इतना है, अगर रिजर्वेशन है, अगर कंजर्वेशन वाटर का है, जो कि हमारी बुनियादी सुविधा है, अभी आने वाले 2 महीने में आप पानी की गंभीर स्थिति देख लेना। जब आप पानी नहीं पूरा कर पाएंगे तो जल जीवन मिशन 2023 की घोषणा क्या एक महज लुभावनी नारा नहीं है। मतलब आप वो घोषणा करिए जो कहीं से प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। 2023 तक 7.5 करोड़ लोगों के हर घर में नल पहुंचना क्या ये एक असंभव टास्क नहीं है। बावजूद उसके बजट में इसको शामिल करना, तभी अग्निहोत्री जी ने इसको 10 में से 3 नंबर दिए। कुछ घोषणाएं ऐसी है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और अगर आप आर्थिक आंकड़ों से देखें तो कई जगह मुझे इसमें डेफिशिएंसी दिखती है। तो जल जीवन मिशन भी एक उसमें से पॉइंट है। देखिए, कर्ज की तो यहाँ तक स्थिति है शर्मा जी कि जो FRBM के तहत जो कह रहे हैं, जो 3% की जो लिमिट थी कि राजकोषीय घाटा जो है उस अधिनियम के तहत 3% से ज्यादा नहीं होता, 4% है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जो ऊर्जा सुधारों पर जो ये काम कर रहे हैं तो 0.5% की और अनुमति उनको मिल जाएगी, मतलब 4.05%। तो आप देखिए फिर इसके आधार पे वो कर्ज तो और ले लेंगे ना, वही रास्ता बना लिया ना, रास्ता बना लिया। मैंने बारीकी से यही देखा कि उन्होंने एक रास्ता बना लिया। ऊर्जा अब अगर आप 2 लाख करोड़ से फिर कर्ज बढ़ाएंगे तो आपको 21-22 में लगता है कि जो आपने टारगेट रखा है, जो लक्ष्य रखा है कि हम ये कर लेंगे। मेरा तो एक बहुत सिंपल सवाल है सरकार से, आप ये बताइए, आपकी आय स्रोत 100 रुपए है, खर्चा 250 रुपए है, तो आप प्रॉफिट में है, सरकार मतलब फायदे में है, घाटे में, और ये घाटा कब तक रहेगा। राहुल जी, देखिए, सरकार, मैंने पहले भी कहा कि जो आय के स्रोत हैं वो तो बहुत सीमित हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों को सरकार चलाने के लिए, चाहे वो बड़ी बड़ी योजनाएं जो हमारी चल रही हैं, चाहे वो मेट्रो चल रही हो,
चाहे वो हम अधोसंरचना की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य में हमारा बहुत पैसा लगता है, शिक्षा में जो रहता है वो आय के साधन कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग की सरकार ने कहीं भी इन चीजों पर पाबंदियां नहीं लगाई। चाहे वो कोविड की महामारी में हम लोगों ने जो जितने लोगों की या कोविड के उसमें मृत्यु उनको बीमा कराने की बात हो, किसान सम्मान निधि में हम लोगों ने बढ़ोतरी करने की बात हो, अधोसंरचना में हम लोगों ने पैसा बढ़ाने की बात हो, उसके बाद खनिज के जो साधन है उसको लेकर हमारा पट्टों का विकेंद्रीकरण हुआ। और अभी मैं देख रहा था कि नल जल योजना के माध्यम से भी करीबन 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और प्रावधान यानी प्रावधान बहुत अच्छे होते हैं, प्रावधान किया गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे भी आने वाले समय में। इसको नल जल योजना के माध्यम से विभिन्न समूहों में देकर हम लोगों को इसको व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास यही रहता है कि सरकार कोई भी काम करती है तो उसकी नियत ठीक है, नीति हो सकता है कि लेट बनी हो, लेकिन नियत ठीक है। आने वाले समय में हम इस नीति का पालन करते हुए और हर घर में जल पहुंचे, ये चाहे आप देख लीजिए कि नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल पाथवे और जिस तरीके जो नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से के माध्यम से आप देख लीजिएगा, जहां नर्मदा शिप्रा हो, सिस्टम के बारे में सुना सब। देखिए दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में इसको अग्निहोत्री जी बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये इंदौर के आसपास के क्षेत्र में इसको निवाड़ साइड इसको बहुत बेहतर तरीके से वहां पे लागू किया गया था। वहां पे वाटर लेवल भी वहां पे बढ़ा, लेकिन उस पूरी नीति को आप लोग पूरे प्रदेश में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे शर्मा जी भी कह रहे हैं ना, शर्मा जी कह रहे हैं कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास इतना पानी है ही नहीं कि आप लोगों के घरों तक पहुंचा सके। हम तभी तो नदियों को लिंक करने की बात कर रहे हैं ना। सोर्स बताइए ना। हाँ, सोर्स इसके पहले तो कुछ काम हुआ नहीं था। अगर कहीं जल की पाबंदी हुई 15 साल के बाद भी आप मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट देख लीजिए, चाहे वो सड़क का, पुलों का, आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए। पानी कहाँ ले गए भाई, बताइए पानी कहाँ ले गए? नहीं, पानी कहाँ ले गए? पानी कोई सरकार थोड़ी पिएगी, सरकार थोड़ी ले जाएगी। आप सरकार पे आरोप लगा। सरकार ने प्रयास किया कि नर्मदा शिप्रा हो, चाहे जितनी भी नदियां हो, उनका लिंक करवा के हम जब पानी की कमी है उसकी पूर्ति करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कहीं पानी की कमी होगी तो उसमें सरकार ने कोई उसमें वोट नहीं कर लिया ना। भाई पहले तो आप बता दीजिए कि आप लोग 1.5 साल में पानी कहाँ ले गए? पहले 1.5 साल इन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ वसूली के अलावा। क्या किया? देखिए रश्मि, उन्होंने स्वीकार किया इसके पहले तो कोई काम हुआ नहीं। सरकार में आप थे, बहुत दिखाना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं अपनी सरकार को भी आईना दिखाना चाहिए। नहीं हुआ काम तो कहना चाहिए कि हाँ, काम कौन सा काम नहीं हुआ? मैंने ऐसा नहीं किया कि कोई काम नहीं हुआ। कहने का मतलब है आगे पहले की सरकार में कोई काम नहीं हुआ ना। आगे प्रयास कीजिए, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कीजिए। अपनी सरकार हो या विरोध की सरकार हो, आईना दिखाना चाहिए। हमारी नीति ठीक है, नियति ठीक है, तभी हम अच्छा काम कर रहे हैं ना। आज आप नर्मदा के भरोसे ही पूरा बजट रख दिया आपने। आप तो इस नर्मदा का सौदा इंग्लैंड मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा से बेफिक्र हो जाए। मध्य प्रदेश के 70% क्षेत्र में नर्मदा फैली हुई है। आपकी नियत में कहीं ना कहीं खोट है। नहीं है, नियत में खोट नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, नियत में खोट नहीं है। आपको नीति ठीक है, नियति ठीक है हमारी। नियत में खोट कैसे समझ में आया? कोई भी खदान का टेंडर होता है नर्मदा की, कोई भी खनिज की, उसका एक राशि शुरू में जमा करा ली जाती है, बाकी जो भी पेमेंट होता है वो बराबर 10-12 किस्तों में लेना रहता है। इन्होंने अपने लोगों को, ठेकेदारों को ये छूट दी कि आप तो राशि एक साथ जमा कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब मान लीजिए 20 करोड़ रुपए में टेंडर हुआ, उन्होंने 2 लाख रुपए शुरू में जमा कर दिए और बोला कि बाकी जो 19 करोड़ 80 लाख रुपए जो बने बचेगा, आपकी सरकार में हुआ था, वो हम सरकार में आप एक्सटेंशन देते रहे रेत का। 10 महीने इनकी सरकार में, देखिए हमारी सरकार में तो पॉलिसी बंद कर दी। हम लोग पंचायतों में रेत का ठेका बनाने की नीति कोरोना के नाम पे नहीं, हम लोग पंचायतों में रेत बंद कर दिया। ठेका ठेकेदार पूरा पैसा लेकर घर चला गया। मध्य प्रदेश में एक माफिया राज पनपा दिया था। रेत के ठेकेदार डंपर लेके अपना नहीं निकल रहे थे, आपके लोग वहां चौकी और नाके पे खड़े होकर उन लोगों की वसूली करना चालू कर दी थी। आपने मध्य प्रदेश में रेत खनन को अपने नेताओं
की उपार्जन का तरीका बना दिया था। आप क्या बात कर रेत खनन के? आप देख लीजिए जितने टेंडर हुए आपने रोक लगा दी। आपके जो एक विधायक को आपने खरीदने के लिए उस तरीके आपने आरोप लगा रहे हैं आप। राहुल भाई, आपने अभी एक सवाल उठाया है, सरकार के पास सीमित संसाधन है, गलत। मैं आपको जितेंद्र भाई, अग्निहोत्री जी और आपको तीनों को गवाह रख के चैलेंज करता हूं, सरकार के सामने अब ओपनली बोल रहा हूं कि सरकार के पास सीमित संसाधन नहीं है। सरकार केवल अपनी आय का स्रोत बढ़ाने का जिस दिन ठान लेगी ना, उस दिन है। मैं बताता हूं आपको सोर्स। मैं पर्यावरण कार्य करता हूं। आपको पता है मध्य प्रदेश में आज भी 3,500 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो सरकार को अपनी अथॉराइजेशन की फीस दिए बगैर काम कर रहे हैं। 27,000 के ऊपर ऐसी इंडस्ट्रीज है जो एनओसी वगैरह लेती नहीं है, जिसके लिए सरकार को 1,10,000 रुपए पेमेंट करना पड़ता है। आज की डेट में आपकी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है पूरे मध्य प्रदेश में लाखों पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है जो BIS मार्क के बगैर काम कर रही है। सरकार के पास उनके पास कंसेंट नहीं है, जिसकी एक एप्लीकेशन की फीस 10,000 है। अब आप मल्टीप्लाई करिए, जो ISI मार्क का कंपनी वो 200 है, उसको एक बार फीस देने में 1 लाख देना पड़ता है। हर साल उसका रिन्यूअल होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3,281 ऐसे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आज की डेट में पेनाल्टी सहित 1,20,000 रुपए भरेंगे, वो सरकार के राय में जाएगा। कटनी में ACC जैसी मल्टीनेशनल कंपनी ने 2008 के बाद 2018 में एनवायरमेंट क्लियरेंस ली है, जिसकी फीस होती है 1,10,000। 5 लाख रुपए उसको डिपॉजिट करना पड़ता है। पिछले 10 साल में नहीं। वो इश्यू मैंने जब उठाया, आखिर स्टेट एनवायरमेंट कमेटी ने ACC को नोटिस दिया। अगर उसकी 8 से लेकर 2018 तक 10 साल की रिकवरी निकाला जाए, वो करोड़ों में जाएगी। ऐसी 27 सीमेंट इंडस्ट्री है भाई साहब। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन का ध्यान नहीं है। NGT ने ऑर्डर कर रखा है कि जो इंडस्ट्री एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लेती, उनका पालन नहीं करती, उनको एनवायरमेंटल कंपेंसेशन के पैसा वसूल किया जाए। ग्राउंड वाटर में अगर पैसा वसूल हुआ, करोड़ों में जाएगा। आप संसाधन की बात कर रहे हैं, मैं देता हूं बना के गवर्नमेंट को एक्शन प्लान, कहां से आपको कितने करोड़ मिलता है आप स्वीकार करिए। मैं 2 गवाह बैठे हैं, आप स्वीकार करिए, मैं बताता हूं। और आय नहीं हुई तो राहुल जी बताइए। नहीं, वास्तव में शर्मा जी जो कह रेवेन्यू रहे हैं, जनरेशन का भी ध्यान कोई नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन का भी ध्यान नहीं है। प्लान है तो हम उसको निश्चित रूप से लीजिए ना सर। मैं तो 10 साल से प्रयास करें। मेरे पास आपने जो चीज कही है, सेक्रेटरी के चिट्ठियां हैं। आपने अगर सरकार को कोई इसमें ध्यान आकर्षित कराया है तो निश्चित रूप से उसका पालन होगा। और सरकार चाहती है कि सरकार चाहती है चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर वहां पे हमारे लीनियंट रवैया क्यों आज मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। 3 दिन पहले इसी चैनल पे हरदीप सिंह डंग साहब को मैंने ये चीज कही, उन्होंने कहा मैं कल ही आदेश देता हूं, कल ही आदेश देता हूं। आप बताइए इस आदेश को देने की कल की जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो 10 साल से आपको बोल रहा हूं, रेवेन्यू हर बजट में कहा है सरकार अगर चाहे रेवेन्यू बढ़ा सकती है। GST की आप बात कर रहे हैं, अभी चलिए आप मेरे साथ पूरे मार्केट में कौन आपको पक्का बिल दे रहा है? हर आदमी छूटते से बोलता है भाई साहब कच्चे में लोगों तो इतने का, पक्के में लोगों तो इतने का। क्या कर रहे हैं आपकी GST टीम, क्या कर रही है आपकी सेल टैक्स की टीम? आप शिकायत करके देखिए, वसूली करके देखिए कितने का कार्रवाई होती है। 100 बिल आपको लाके देता हूं। ये रेवेन्यू जनरेशन है। आप दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, आप दीजिए, मैं आपको एक्शन प्लान बना के देता हूं सरकार को, कितने करोड़ आ सकते हैं। स्वीकार करिए ना, मैं तो ओपन बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करिए। आपको मैंने इतने सोर्स बता दिए आय के कि एक बार अगर आप स्वागत दोगे भाई साहब। सर मैं ये चाहता हूं, उसका हम निश्चित रूप से आपने ध्यान आकर्षित जो कराया है, देखिए इसके पूर्व की सरकारों में भी अगर आप ध्यान आकर्षित कराते तो हो सकता है कि 15 महीने में ये भी कर लेते। भाई सरकार इनकी भी रही, अगर 15 महीने में आप इनका ध्यान आकर्षित करवाते। तो देखिए सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज रहती है। आपने किया है, हम लोग अपने स्तर पे इस बात को रखने का प्रयास करेंगे और आपकी भी इसमें जो आप चीजें पॉइंट बताए हैं उसको भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराएंगे कि आने वाले समय में सरकार के जो आय के साधन है वो बढ़े। मैं यही कह रहा था, राष्ट्र की रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन दोनों का ही ध्यान सरकार नहीं रख रही। और वाकई जिस तरह से रमेश शर्मा जी बता रहे हैं, ऐसे कई मतलब आपको नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। नए आप एग्जिस्टिंग रूल के तहत जो आप कलेक्शन करिए, जो आपके एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कलेक्शन के जो मार्ग पहले से बने हुए हैं, पहले से तौर तरीके बने हुए हैं, उसको ही यदि सफलतापूर्वक लागू करवा लें, उसको वसूल लें, तो ही आपका कई कल्याणकारी कार्यक्रम आप जनता के हित के लिए चला सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए बड़ी उम्मीदें थी, 15 साल सरकार में रहे शिवराज सिंह चौहान,
ये चौथा कार्यकाल उनका लगातार, बहुत ज्यादा अनुभवी। तो उस अनुभवी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद थी कि कोरोना का संकट जरूर था, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह अपने अनुभवों का उपयोग करते कि इस प्रदेश की जनता को कुछ थोड़ी बहुत राहत मिलती। लेकिन ठीक है, उन्होंने नए टैक्सेस नहीं लगाए, पुराने टैक्सेस भी नहीं बढ़ाए, लेकिन फिर भी राहत देने की कोशिश की जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं थे कि प्रदेश की जनता को राहत। मद्देनजर कोरोना को सामने रखते हुए, फ्रंट लाइन पे कोरोना को रखते हुए जो राहत दिए जाने की चीज थी, उन सारी चीजों को जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा था, कोशिश नहीं की गई। कोशिश नहीं की, मतलब ये कहा जा सकता है अग्निहोत्री जी कि सब कुछ बाईपास कर दिया गया। ठीक है सर, नहीं, मैं जो एक कह रहा हूँ रमेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यथास्थिति रखी गई, ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया गया कि स्थिति को बदला जाए। ठीक है सर, एक मिनट। 30 दिसंबर 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के पूरे कलेक्टर्स को लिखा है कि इतनी इंडस्ट्रीज जो ऐसी है जो कि नियमों के विरुद्ध कार्य कर रही है, जिसका पैसा राजस्व रूप में मध्य प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए। उसमें ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग वाटर, बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। 30 दिसंबर 2020 से आज तारीख तक किसी कलेक्टर का कोई रिस्पांस नहीं है। राहुल भाई, मैं ओपनली बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड है, कभी भी खोल के देख लीजिए। चिट्ठी आप बोले तो मैं देता हूं, सरकार को है। चीफ सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अभी नवंबर में चिट्ठी लिखी कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बताइए राहुल जी, फिर मैं जितेंद्र जी के पास जाऊंगी। नहीं, देखिए, जिस तरीके से आदरणीय अग्निहोत्री जी ने, शर्मा जी ने जो ध्यान आकर्षित किया है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहेंगे कि सरकार प्रयास नहीं करती। सरकार का अपना ध्यान आकर्षित किया है, हो सकता है कि नीचे उसे इम्प्लीमेंट करने में कुछ देर हो गई हो, और बहुत सारी नीति रहती, पॉलिसीज रहती है सरकार की, तो उसके तहत अगर कोई चीजें नहीं आ पाई होंगी तो हम लोग निश्चित रूप से सभी वरिष्ठ लोग हैं, अगर इन लोगों ने कोई ध्यान आकर्षित कराया है तो सरकार निश्चित ही अगर राहुल भाई, सरकार का आय का उपार्जन, सरकार का आय का साधन बढ़ेगा तो हमें उसमें क्या, आपने बताया तो उसको हम निश्चित रूप से सरकार जब तक के बनिया पालन करवाने की कोशिश करेंगे। सरकार जब तक बनिया नहीं बनेगी, बनिया अपनी उधारी सबसे पहले वसूल बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। सरकार अगर बनिया नहीं बनेगी तो कभी कर से मुक्त नहीं हो सकती। नहीं, देखिए, बनिया बनना भी नहीं चाहिए। आप देखिए कि रेवेन्यू कलेक्शंस में ही बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो नगर निगम की नगरीय निकाय की बात कर लें, चाहे वो राजस्व के मामले में बात कर लें, तो लेकिन सरकार प्रयास यही करती है कि हम लोग अधिक से अधिक, जिन इंडस्ट्रीज का मैं नाम ले रहा हूँ वो मल्टीनेशनल कंपनी है सर, बहुत बड़ी, 10 साल से करोड़ों का अवैध खनन कर रही है। 10 साल से आपने ध्यान आकर्षित कराया है शर्मा जी, तो हम उस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। पहली बार थोड़ी ना ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, न जाने कितने बार ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, पेपर में आ चुका है, और स्वराज एक्सप्रेस जाना ही अपनी निष्पक्षता के लिए जाता है। लास्ट बजट में भी मैंने ये पॉइंट उठाया था, लास्ट उसके बाद भी स्थिति एज इट इज है। नहीं, बिल्कुल, अगर देखिए वरिष्ठ लोग हैं, अगर कोई इनके अनुभव जो हैं और लगातार इन लोगों ने जो जिस क्षेत्र में काम किया है, तो इन लोगों को बहुत सारी चीजें उस सेक्टर्स की मालूम है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीजें आई हैं तो हम लोग इसको सरकार में जरूर इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। और अच्छा है, सरकार अगर इससे कहीं ना कहीं आप कमिट करिए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट देता हूँ, आप कमिट करिए सरकार, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट देता हूँ। हाँ, सरकार तक हम लोग आपके माध्यम से बिल्कुल पहुंचाने का, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो 3 दिन पहले बिल्कुल, आप देखिए, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट में बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हो सकता है उन लोगों आपने जो बात कही है उसको निकलने में ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है कहीं अभी बजट सत्र के कारण वो नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि आपकी वरिष्ठ अनुभवों का जो लाभ हम लोगों को मिला है और आपने जो ध्यान आकर्षित किया है उसको सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट में प्रयास करेंगे। जितेंद्र जी, कुछ पे आप भी ध्यान आकर्षित करा ही दीजिए। देखिए, क्योंकि हम लोग विधानसभा करवा रहे हैं। अगर कोई बात ये कही जाए कि सरकार की नीयत भी ठीक है, नीति भी ठीक है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में नीचे जाके कहीं परेशानी होती है, आपकी सरकार की पंगुता दिखती है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, आप उन नीतियों का पालन कराने में सक्षम नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार अधिकारियों के भरोसे चलती है। और जिस दिन तक, जब तक ये नौकरशाह सरकार को चलाएंगे, यही स्थिति बनेगी। आपको नौकरशाहों को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, तब सरकार चलती है। नौकरशाहों के भरोसे कोई सरकार नहीं चलाती। नौकरशाहों को एक IAS IPS तक हटा दिया, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। कहीं ना कहीं
मेरी बात इस मेरी सरकार बात तो में पूरी भैया, अगर कहीं गलती मानी गई तो एक दिन में मुरैना में हो, चाहे ग्वालियर में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, आप देखिए एक दिन में आईएएस को हटाया गया, समझ में आई आपकी बात, नौकरशाह कहीं हावी नहीं है इस सरकार में, आप देख लीजिए। अब सुनिए मेरी बात, हाँ, बोलिए आपने जमे हुए थे मेरा- नहीं कोई जमे हुए नहीं थे, अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई तो एक दिन में हटाया देखिए गया। गड़बड़ी आपको हाँ। दिखेगी जब तो पाओगे आप। हाँ, गड़बड़ी देखिए जब मिलेगी तभी तो ध्यान उस पर देखिए, जाया जाएगा ना, मेरा ऐसा थोड़ी है कि हम बिना जब उसको चीज जो है आपको हटा देंगे। देखिए मुझे बोलने तो दी, बोलने दीजिए, जब तक विपक्ष नौ- में वैसी आवाज बहुत जब कम तक- निकलती, बोलने लगी। मैं वैसे डरा हुआ हूँ। आप क्यों डरे हुए था? जब तक नौकरशाहों के भरोसे नौकरशाहों सरकार पे चलेगी यही हाल होगा। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आपकी नीयत पर सवाल उठता है। नीति आप कैसी भी बना लीजिए, अगर नीयत सही नहीं है तो परिणाम नहीं मिलेगा। आपने घर जैसे अभी शर्मा जी ने बोला, लगातार 3 सालों से ये प्रयास कर रहे हैं, 5 सालों और इससे भी ज्यादा से कर रहे हैं, लेकिन 15 कारण में क्या है, सरकार सफलता ने क्यों नहीं किया। मिल रही? उसके पीछे कारण ये है, रेत की बात मैंने की, जगह जगह आपके कार्यकर्ता घर पर बैठ के रेत का संचालन करेंगे तो राजस्व सरकार को नहीं मिलेगा। ये हमने दिखाया, 1400 करोड़ रुपए का राजस्व आया, 250 करोड़ रुपए आपने समेट दिया था। तो मेरा यही कहना है, ये सारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सरकार के बैठे लोगों के संरक्षण में पनप रही है, नहीं तो एक दिन भी गैर कानूनी इंडस्ट्री इस मध्य प्रदेश में नहीं चल पाएगी। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, तब आप सरकार चला पाएंगे, तब आप मुनाफे की चीजें ला पाएंगे, तब आप राजस्व सरकार बढ़ा में भी आप पाएंगे। ध्यान आपको आकर्षित अपना कराते घर तो भरने की शायद हो चिंता सकता है कि है, रेट सरकार की पॉलिसी चिंता ठीक नहीं होती। है। असल सवाल आपकी हाँ, नियत पर है। नहीं, नियत तो आपकी ठीक नहीं थी, जो आपने नीतियां बदल दी, पॉलिसीज। 5 साल में दोनों रहे सर, मेरे को तो हाँ, ऐसा नहीं है ना, आप इम्प्लीमेंटेशन में दोनों सरकार में कमी आरोप नहीं, आपको भी लंबा समय मिला सरकार में, आप कुछ चीजें ना कर देते, हो सकता है ठीक हो जाती। जितेंद्र जी, 1.5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा। आपने क्यों नहीं किया, उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। हालांकि राहुल जी, निर्भया फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान एवं सुन लीजिए ना सर, आप मेरे सवाल पूछने के पहले ही आप जवाब देने लगते हैं तो कैसे चलेगा सर? दे दीजिए जवाब। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां जो किसी महिला के साथ पीड़न होता है और नाबालिग बच्ची के सवाल कुछ और है, तो उसको फांसी का प्रावधान किया गया है। सवाल तो सुन लेते। हाँ, बताइए कितनी इम्प्लीमेंट हुई है ये भी बताइए। एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है उसमें, लेकिन एक फिर भी भी फांसी हुई हो तो कठोर बताइए। से कठोर सजा का प्रावधान किया है ना। किसी एक आरोपी को फांसी हुई? नहीं, अब क्या करें, नहीं सरकार तो कदम उठाती, फांसी वाला नहीं देने को तैयार रहता, तो क्या करें? अरे नहीं, देखिए उसमें अरे कोर्ट से सजा सरकार होने की के मंशा बावजूद ये है, implementation नहीं सरकार हुआ। की मंशा ये है कि अगर कहीं ऐसा लोगों में भय का माहौल बने कि किसी भी महिला के ऊपर आंख उठाने से पहले उसे डर रहे कि मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। अगर देखिए फांसी की सजा का जो कानूनी पहलू है वो बहुत लंबा है। मंशा होना काफी नहीं है, उसको नहीं। जमीनी धरातल पर पहुंचाना देखिए बहुत जरूरी है। फांसी की जब सजा, कोर्ट ने फांसी की सजा रशद जी, दे दी, फांसी की सुनिए, सजा, रश फांसी नाम देना है ये ना? कोर्ट का काम है, लेकिन कोर्ट ने सरकार फांसी उसमें दे निर्णय दी। कर देती है। सरकार कोर्ट उसमें कोर्ट के आदेश के बाद की बात हो रही है। नहीं, कोर्ट पढ़ो तो आप उसके समझो बाद तो। भी फांसी देना 3 स्टेज। देखिए आप भी कानून के जानकार चलिए, होंगे, ठीक है। फांसी जो होती है उसके लिए भी यहाँ से लेके उसको हायर अथॉरिटीज रहती है, वहां जाने के बाद उसको फांसी दी जाती है। हो गया, ठीक है, चलिए हो नहीं, गया। महिला ठीक उत्पीड़न है। की बात करें, महिला ठीक है। उत्पीड़न इनकी सरकार में आपने मनोवान सवाल ही नहीं टेकरी सुना पे मसला सर। हो जाता है, एक नाबालिग के साथ आपने अत्याचार सुना होता है। नहीं आपके सवाल। मुख्यमंत्री ने क्या आपने किया? सवाल कुछ नहीं नहीं सुना। किया। आपने डिबेट को भोपाल डाइवर्ट में होके करके मनोवान की सवाल टेकरी नहीं पे सुना। नाबालिग के साथ हो जाता है बलात्कार, आप क्या करते हैं? अरे सर, अब मैं आपसे सवाल कुछ और कर रही थी, आपने सवाल ही नहीं सुना, आप फांसी पे आ गए। मेरा सवाल सीधा ये था कि निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। इसकी वार्षिक थीम का विषय है लड़कियों व महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए व व्यवहार को बढ़ावा देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। इतना काफी है। इसमें पुलिस बल के बारे में आपने नहीं बताया, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाएगा। आज तक निर्भया फंड में से 1 रुपए देखिए खर्च नहीं मध्य किया गया है। प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां सरकारी कीजिए, भर्तियों में, उसके बाद जहां पुलिस की भर्तियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आप इससे मना नहीं कर सकती। अगर मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को पुलिस की भर्तियों में आरक्षण दिया गया, उसके बाद आप चाहे कह लेंगे कि निर्भया की बात हो, चाहे महिला अत्याचार को रोकने की बात हो, और इनके जो जागरूकता का विषय चल रहा है
कि कहीं ऐसे विषय जागरूकता आ के लिए जाते हैं। बता देती हूँ सर, 14 रेप प्रतिदिन हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? उस पर नहीं, रोक लगाने का प्रयास करती है। देखिए, रेप होना, इसलिए सरकार प्रावधान तो करती है इसको। हाँ, देखिए, इस बजट में बहुत कुछ किया जा सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ सरकार से चूक हुई है। या तो राजकोषीय घाटा, जिसको आपने अभी के शर्मा जी, रमेश शर्मा जी ने बताया, अग्निहोत्री जी ने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चूक गई। बहुत बढ़िया मौका था इसमें, और भी आय बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता था। ये 2-3 सेक्टर जो जीडीपी को बढ़ाते हैं, इनकी दिशा में काम किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों ये सब चीजें नहीं आई। ज्यादा बेहतर रमेश शर्मा जी और के अग्निहोत्री जी बता पाएंगे। अग्निहोत्री जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार राजस्व आधिक्य वाला बजट हम पेश नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये तो आंकड़ों की जगलरी जो मैं आपसे कह रहा था। दरअसल जिस तरह से बजट का आकार बढ़ रहा है, 2,41,000 करोड़ तक पहुंच गया बढ़ते बढ़ते हर साल, उसी तरह बजट घाटे का भी आकार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हम देखते थे कि 500 करोड़ का घाटा है, फिर 1000 करोड़ का घाटा है। इस बार 5000 करोड़ से अधिक का घाटे का बजट है। तो जिस तरह से बजट का आकार बढ़ रहा है, उस तरह से घाटे का भी आकार बढ़ रहा है। लेकिन उससे प्रदेश की जनता को यदि कहीं कोई राहत देने का प्रयास होता, कोई ऐसा योजना, कोई ऐसी घोषणा लेकर के आते, ठीक है, नीति अच्छी है, नीयत भी अच्छी होगी, लेकिन जब तक प्रदेश की जनता को उससे कोई लाभ ना मिल रहा हो, तब तक बजट को हम सफल बजट नहीं कह सकते। और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतने लंबा अनुभव, चौथी बार के मुख्यमंत्री, तो मुझे लगा कि शायद इस बार कोरोना के संकट के बावजूद कुछ न कुछ ऐसा प्रयास किया जाएगा सरकार द्वारा, ताकि प्रदेश को कुछ उसका लाभ मिल सके, सबको साथ लिया। देखना होगा कि आगे जाकर के इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बिल्कुल। शर्मा जी, ऑडिट 2 लाख करोड़ का है, एफआरबीएम कानून का पालन होगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। स्टेटमेंट हाउस में देंगे वित्त मंत्री, ऐसा होता है। और वही शर्मा जी, 2022 और 23 में जीडीपी की कितनी उम्मीद की जा सकती है अगर बजट ऐसा है तो? मुझे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं तो जैसे अगर आप इसको समअप करने की बात करें तो मैं 2-3 पॉइंट बोलूंगा। सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर सरकार रेवेन्यू जनरेशन पे ध्यान नहीं देगी तो आप मान के चलिए अगले साल जीडीपी की दर प्राप्त करना तो दूर, घाटे का आंकड़ा और बढ़ेगा। सरकार के पास रेवेन्यू जनरेशन के, जैसा अभी मैंने बताया, बहुत साधन है, सीमित नहीं है, बहुत साधन है। केवल इम्प्लीमेंटेशन, जिसको मतलब क्या कहना चाहिए कि अमल में लाना कठिन है। तो मैं अगर आपको इस पे एक समअप के रूप में कहूं तो सरकार को एक आय का अपना एक प्लानिंग बनाना चाहिए, आय का स्रोत बढ़ाने का। और सबसे बड़ी बात है कि कठोरता से सरकार के बनाए नियमों का पालन होगा। जिसने नियमों का पालन नहीं किया उससे वसूली होगी, डेफिनेटली वो चीजें सरकार के राजस्व में आएगी। और मेरा एक निवेदन है सरकार से, केवल ब्यूरोक्रेसी पे बजट की तैयारी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। बजट की तैयारी करने के पहले उनको, जैसे बाकी जगह पीपीपी मोड है ना, प्राइवेट पार्टनरशिप, वैसे सरकार को प्रोफेशनल्स को भी बजट तैयार करने के पहले शामिल करना चाहिए। मैं ब्यूरोक्रेसी के कौशल पे या उनके स्किल पे या उनके नॉलेज पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं एक मतलब ये मेरा सजेशन है कि जैसे अग्निहोत्री जी हैं, कई लोग हैं, मैं उसमें शामिल नहीं करता हूं, लेकिन कई ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो प्रोफेशनली बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन सरकार अगर उनका भी साथ ले बजट तैयार करने में, वो उनसे पूछे, प्रतिनिधियों से पूछे, व्यापारी जो अच्छे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, ऑनलाइन सजेशन ले सकते हैं, अर्थशास्त्रियों को शामिल करें कि भाई आप लोग भी बताओ सरकार के को बजट में क्या क्या समावेश करना चाहिए। अगर आप सिर्फ वल्लभ भवन में बैठ के और ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के बजट तैयारी कर लेंगे और केवल घोषणा करेंगे तो आप 2022-23 नहीं 2033 तक के केवल ये आंकड़ों की बाजीगरी चलती रहेगी, वसूली कुछ नहीं होगी, सरकार कुछ नहीं होगा। ऐसे हमारे अगल बगल में पक्ष और विपक्ष बैठे रहेंगे, वो कहेंगे आपने क्या किया, हमने कहा आपने क्या किया, ऐसे चलता रहेगा, जनता को कुछ नहीं होगा। तो मैं तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी हो। जब भी आप बजट बनाएं आप सबको शामिल करिए, प्रोफेशनल्स को शामिल करिए, बजट जनता के अनुरूप बने तो ज्यादा बेहतर होगा।
आई थिंक मैं सब मेरी इस राहुल बात जी, से लोग भी पूर्ण रूप से इत्तेफाक रखेंगे। इस चर्चा में हर मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करा दिया गया है और जाहिर सी बात है सरकार तक आप ये बात जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। बदलाव के बजट में आप सभी लोग चर्चा में शामिल हुए। के अग्निहोत्री जी आपका भी शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, साथ ही राहुल जी आपका भी शुक्रिया, शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। तो बदलाव का ये बजट 2,41,000 करोड़ का बजट आज पेश किया गया है। पहली मर्तबा ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कितनी झलक इस बजट में दिखी या आने वाले समय में देखने को मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।